अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं सैयद अली अकेडमी और हाजिर हैं क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 के तीसरे लेक्चर के साथ, जो कि हमारे पास मौजूद है मैकेनिज्म ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन। और ये मैकेनिज्म हम ऑस्मो रेगुलेशन का फ्रेश वाटर, मरीन और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में जिक्र करने वाले हैं। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि आने वाले तमाम लेक्चर्स जो है आप तक पहुंचते रहें। तो आइए इस वीडियो को शुरू कर दें। सबसे पहले अगर हम ऑस्मो रेगुलेशन की बात करेंगे, पहले ही हम बयान कर चुके हैं। ऑस्मो रेगुलेशन से मुराद होती है कि पानी और सोल्यूट इन दोनों की तादाद को एक ऑर्गेनिज्म के अंदर बैलेंस किया जाए। तो सबसे पहले हम ऑस्मो रेगुलेशन जो डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे पास है फ्रेश वाटर एनिमल्स। तो फ्रेश वाटर एनिमल्स से हम लोग जानते हैं कि हमारी मुराद वो एनिमल्स होते हैं जो कि ज़मीन पर मौजूद पानी में रहते हैं, जो कि खारे पानी के बजाय मीठे पानी में रहते हैं। अब ये हमारे पास मीठे पानी में रहते हैं, तो इनकी इन्वायरमेंट जो है वो लो सॉल्यूट वाली होती है। और उनकी खुद के अंदर की जो बॉडी है, जो इनकी इंटरनल इन्वायरमेंट है, वो हाइपरटोनिक होती है, यानी इनकी बॉडी में सॉल्यूट ज़्यादा है और बाहर की इन्वायरमेंट के अंदर सॉल्यूट कम मौजूद होता है। अब इन्हें दो प्रॉब्लम्स का सामना होता है। दो प्रॉब्लम्स का किस तरह से सामना, कि इनकी बॉडी के अंदर वाटर गिल्स और स्किन में से दाखिल होगा। इनकी बॉडी में वाटर क्यों दाखिल होगा? क्योंकि वाटर हमेशा हाई सॉल्यूट की तरफ आता है। तो क्योंकि इनकी बॉडी में हाई सॉल्यूट है, तो वाटर इनकी बॉडी में दाखिल होना शुरू हो जाएगा इनकी गिल्स और स्किन की मदद से। और जब इनके पास ज़्यादा पानी आ जाएगा, ये पानी को लॉस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ डाइल्यूट यूरिन, यानी कि ये एक ऐसा यूरिन बनाएंगे जिसमें बहुत ज़्यादा वाटर का अमाउंट मौजूद होगा। अब उस वाटर के साथ उनकी कुछ इंपॉर्टेंट साल्ट भी चले जाते हैं। तो अब इन दोनों मसलों का ये किस तरह से सॉल्यूशन निकालते हैं, इनका किस तरह से मैकेनिज्म होगा, उसे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम ज़िक्र करेंगे किस तरह से एक्स्ट्रा वाटर को लॉस करते हैं, तो जैसे कि हमने ज़िक्र किया कि इनकी बॉडी एक यूरिन बनाती है जो कि डाइल्यूट यूरिन होता है, यानी कि जिसके अंदर वाटर ज़्यादा होता है और सॉल्यूट कम होता है। क्योंकि ये अपनी बॉडी के अंदर सॉल्यूट के अमाउंट को रखना चाहते हैं, वाटर को ये अपनी बॉडी में से रिमूव करना चाहते हैं। वाटर बहुत ज़्यादा होगा, आपको मालूम है, सेल्स फट जाते हैं, ब्रस्ट हो जाते हैं वाटर के ज़्यादा अमाउंट की वजह से। अब इनकी बॉडी में से यूरिन के साथ साल्ट्स जा रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्यूट्स जा रहे हैं। सबसे पहले क्या होगा कि इनकी जो किडनी होती है, उस किडनी के अंदर फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस होगा। फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस बहुत तेज़ होगा, यानी कि किडनी जो है, ये साल्ट्स को रीअब्ज़ॉर्ब करेगी और उसे वापस जो है ब्लड में पहुँचा देगी। उसके अलावा दूसरा, इनकी गिल्स और स्किन में कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें हम आयोनोसाइट्स कहते हैं। आयोनोसाइट्स का काम होगा कि ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में से, यानी कि बाहर से, इनकी बॉडी के अंदर इन साल्ट्स को दोबारा से वापस हासिल करा दे। तो एक इनके पास प्रोसेस हो रहा है जो कि आयोनोसाइट्स की मदद से हो रहा है, इन सेल्स की मदद से जो कि इनकी गिल्स और स्किन में मौजूद हैं, जो इनको साल्ट को ट्रांसफ़र करा रहे हैं। और जब साल्ट इनके पास पहुँचेगा, तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से इनकी बॉडी में साल्ट को पहुँचाया जाएगा। उसके अलावा जब ये साल्ट्स को अपने अंदर हासिल करते हैं, तो ये एच पॉजिटिव आयन्स और बाइकार्बोनेट के नेगेटिव आयन्स रिमूव कर देते हैं, ताकि इनकी बॉडी के अंदर पीएच जो है मेंटेन रह सके, यानी कि इनकी बॉडी के अंदर तेज़ाबियत ज़्यादा ना बढ़ जाए। अगर एच पॉजिटिव आयन ज़्यादा होंगे, इनकी बॉडी में तेज़ाबियत बढ़ सकती है। और अगर इनके पास बाइकार्बोनेट के नेगेटिव आयन ज़्यादा होंगे, तो इनकी बॉडी के अंदर तेज़ाबियत जो है वो कम हो सकती है, यानी कि इनके अंदर अल्कलाइन नेचर जो है वो ज़्यादा हो सकती है। तो ये इन दोनों को मेंटेन रखने के लिए इन एच पॉजिटिव आयन और बाइकार्बोनेट के आयन्स को भी अपनी बॉडी से रिमूव करेंगे, ताकि बॉडी में पीएच जो है वो मेंटेन रह सके। अब हम जिक्र कर रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन इन मरीन एनिमल्स, के समंदर में मौजूद जो एनिमल्स हैं, खास करके हमारे पास जो बोनी फिशेस हैं, वो किस तरह से अपने अंदर ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस करती हैं। क्योंकि बोनी फिशेस के अंदर ही ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस होता है। हमने पहले जिक्र किया था, कार्टिलेजिनियस फिशेस जो होती हैं, उनके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन नहीं होता, वो ऑस्मो कन्फर्मर्स कहलवाती हैं। तो यहाँ हम बोनी फिशेस की बात करें, तो इनकी इंटरनल एनवायरनमेंट हाइपोटोनिक होती है, जिसके अंदर सॉलिड बहुत कम होता है इनकी बॉडी में। और बाहर की इन्वायरमेंट, क्योंकि समंदर का पानी है, तो उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्यूट होगा, यानी कि बाहर की इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक होगी। पहले हमने फ्रेश वाटर एनिमल्स का जिक्र किया कि उनकी बॉडी के अंदर जो है पानी दाखिल हो रहा था, क्योंकि वहाँ पर हाई सॉल्यूट था। अब मेरीन एनिमल्स के केस के अंदर सॉल्यूट बाहर ज़्यादा है, तो उनकी बॉडी के बाहर जो है साल्ट का अमाउंट जाएगा, तो इन्हें जो है वाटर के लॉस का सामना होगा। जो फ्रेश वाटर फिशेस थी, उन्हें वाटर गेन का सामना था, यहाँ इन्हें वाटर के लॉस का सामना होना है। तो क्या होगा, क्योंकि इनकी बॉडी में से बहुत ज़्यादा पानी जा रहा है, तो ये
ड्रिंक करेंगे वाटर को, बहुत ज़्यादा पानी पिएँगे, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पानी पिएँगे ताकि इनकी बॉडी के अंदर वाटर बैलेंस हो सके। लेकिन इनके साथ मामला ये है कि जब ये पानी पी रहे हैं तो ये समंदर का पानी पी रहे हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में साल्ट मौजूद है। तो पानी पीते साथ-साथ ये अपनी बॉडी के अंदर एक और मसले को जन्म ले रहे हैं जो कि है साल्ट का इनकी बॉडी के अंदर ज़्यादा होना। अब ये अपनी बॉडी के अंदर क्योंकि ज़्यादा साल्ट को हासिल कर रहे हैं तो इनके सेल्स जो हैं वो साल्ट के आने की वजह से वो डिहाइड्रेट हो सकते हैं। सेल्स वाटर को लॉस कर सकते हैं क्योंकि बॉडी के अंदर अगर टिश्यूज़ में या टिश्यू फ्लूइड के अंदर या ब्लड के अंदर ज़्यादा अमाउंट में साल्ट मौजूद होगा, तो ब्लड सेल्स जो हैं वो वाटर को रिमूव कर देंगी। अब इन मामलात का ये किस तरह से सामना करते हैं, कौन-सा सॉल्यूशन निकालते हैं? तो सबसे पहली तो यही बात कि ये बहुत ज़्यादा पानी पिएँगे ताकि इनकी बॉडी के अंदर वाटर बचा रहे और ये वाटर इनकी मुख्तलिफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के अंदर यूज़ हो। दूसरा इनके अंदर किडनीज़ जैसे कि मौजूद हैं और गिल्स के अंदर कुछ सेल्स मौजूद हैं जो कि वाटर के और साल्ट के बैलेंस के अंदर काम कर रहे हैं। किडनीज़ की बात करेंगे तो किडनीज़ जो हैं क्या करती हैं, किडनी के अंदर प्रोसेस होता है यूरिन फॉर्मेशन का, तो किडनीज़ यहाँ यूरिन बना रही हैं जो कि है कंसंट्रेटेड यूरिन, यानी ऐसा यूरिन जिसके अंदर वाटर का अमाउंट कम है और सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा मौजूद है। अगर हम गिल्स की बात करें तो गिल्स के अंदर कुछ सेल्स होंगे और उसके अलावा साल्ट ग्लैंड जो है वो प्रेज़ेंट होते हैं। इन साल्ट ग्लैंड का काम होगा कि ये एक्स्ट्रा साल्ट को बॉडी के बाहर पहुँचाएँगे। यानी कि अभी ये साल्ट 2 तरह से निकाल रहे हैं। एक तो यूरिन, यानी कि ऐसा यूरिन जिसके अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में साल्ट का अमाउंट मौजूद है, वाटर का अमाउंट कम है, साल्ट इनकी बॉडी से चला जाएगा, इनका वाटर इनके पास महफूज़ रहेगा। दूसरा इनके पास जो ग्लैंड्स मौजूद हैं गिल्स के अंदर, जो स्पेशल सेल्स मौजूद हैं, ये भी साल्ट के अमाउंट को बाहर निकालने का काम कर रहे हैं। यानी कि ये बस अपने पास वाटर को प्रिज़र्व रखना चाहते हैं और अपनी बॉडी में से साल्ट को रिमूव करना चाहते हैं। तो यहाँ अब हम इन तस्वीरों के ज़रिए से जो है ऑस्मोरेगुलेशन इन फ्रेश वाटर और बोनी फिशेज़ दोनों के अंदर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम ज़िक्र करें इस बोनी फिश के बारे में जिसका नाम लिखा हुआ है फ्लाउंडर, इसके अंदर क्या है कि ये मुसलसल सी वाटर को ड्रिंक कर रही है। पानी ज़्यादा पी रही है और उसके अलावा अगर हम देखेंगे दूसरी चीज़ जो इसके अंदर हो रही है, वो ये हो रही है कि इसकी बॉडी में से पानी जा रहा है। क्योंकि इसकी गिल्स में से बॉडी में से पानी जा रहा है इसीलिए ये पानी को ज़्यादा ड्रिंक कर रही है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि इसकी बॉडी में से साल्ट्स भी जा रहे हैं, गिल्स में से साल्ट ये रिमूव कर रही है। क्योंकि इसकी बॉडी में वाटर आ रहा है जो कि बहुत ज़्यादा साल्ट पर कंसिस्ट कर रहा है, तो ये अपनी बॉडी में से वाटर को रिमूव करेगी। उसके अलावा अगर हम यूरिन की बात करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसके अंदर जो यूरिन प्रोड्यूस होगा वो आइसोटोनिक यूरिन होगा। आइसोटोनिक से मुराद ये है कि बाहर का पानी बिल्कुल ही साल्टी वाला है और जो इनका यूरिन है वो भी बहुत ज़्यादा साल्ट पर कंसिस्ट कर रहा है। तो इसीलिए साल्ट का यूरिन बाहर की यूरिन के हिसाब से आइसोटोनिक वाला है। तो आइसोटोनिक यूरिन इनकी बॉडी से कंसंट्रेटेड यूरिन जिसमें बहुत ज़्यादा साल्ट मौजूद है वो इनकी बॉडी में से रिमूव हो रहा है। मकसद कहने का ये कि ये अपनी बॉडी में से साल्ट की बहुत ज़्यादा अमाउंट को रिमूव कर रहे हैं और बस वाटर को प्रिज़र्व कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो हमारे पास एक और मछली मौजूद है जिसका नाम ट्राउट फिश लिखा हुआ है जो कि फ्रेश वाटर की मछली है। अब इस ट्राउट के अंदर हवाले से ये बात मौजूद है कि ये पानी नहीं पीती, पानी ना पीने की वजह ये है कि इसके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पानी स्किन के ज़रिए से दाखिल हो जाता है। तो इसकी स्किन के ज़रिए से, गिल्स के ज़रिए से पानी बहुत ज़्यादा दाखिल हो जाता है। और उसके अलावा इनका जो यूरिन बनेगा वो हाइपोटोनिक यूरिन होगा, यानी इसके अंदर बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में साल्ट मौजूद होगा, पानी का अमाउंट बहुत ज़्यादा होगा। और उसके अलावा क्योंकि इनकी बॉडी में से साल्ट जा रहे हैं यूरिन के ज़रिए से, तो ये अपने गिल्स में से इन साल्ट्स को हासिल करेंगे। एक्टिवली लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से हासिल करेंगे। और यहाँ वाटर के पैसिव गेन का ज़िक्र है तो इसका मतलब होगा कि वाटर इनकी बॉडी में सिंपल ऑस्मोसिस के ज़रिए से दाखिल हो जाएगा, जिसमें दाखिल करने के लिए कोई भी एनर्जी वगैरह यूज़ नहीं होगी। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम ज़िक्र करने वाले हैं कि ऑस्मो रेगुलेशन का जो प्रोसेस है वो किस तरह से टेरेस्ट्रियल यानी कि ज़मीन पे रहने वाले एनिमल्स के अंदर हो रहा है। तो पहले तो हम बात करेंगे कि जो ज़मीन पर मौजूद एनिमल्स होते हैं वो पानी से काफ़ी ज़्यादा दूर होते हैं। यानी कि जैसे एक्वाटिक पानी वाले एनिमल्स थे उनकी जो सराउंडिंग है उसमें सिर्फ़ पानी मौजूद है तो पानी की कमी का उन्हें इतना ज़्यादा मसला जो है नहीं हो रहा था। ज़मीन के एनिमल्स पानी के सोर्स से काफ़ी ज़्यादा दूर हो सकते हैं, तो उन्हें कई सारे मामलात का सामना करना पड़ सकता है। तो इनका जो एनवायरनमेंट है वो मॉडरेट से एक्सट्रीम एनवायरनमेंट हो सकता है, यानी कि दरमियाने से बहुत ही सख्त एनवायरनमेंट हो सकता है। अब इनके साथ कौन-कौन से मामले हो सकते हैं? अगर ये ज़मीन पर मौजूद हैं, तो इनका सबसे पहले जो सामना होगा, वो सूरज से होगा, सूरज की जो धूप होगी, उसके अलावा हॉट टेम्परेचर गर्मी से इनका जो है सामना होगा और उसके अलावा गर्मी की सूरत में इनकी बॉडी से में से जो है डिहाइड्रेशन का भी इनको सामना होगा। ये आमतौर पर जो डेज़र्ट में रहने वाले एनिमल्स हैं, उन्हें ज़्यादा मामलात होते हैं, पानी की कमी का
और उसके अलावा सूरज को फेस करने की, क्योंकि डिज़र्ट के अंदर कोई ब्लॉकेज भी नहीं होती जो उन्हें सूरज से बचा सके। तो सूरज का टेम्परेचर भी गर्म होता है और उसके अलावा सूरज भी सामने होता है और वहाँ पर डिहाइड्रेशन का भी सामना हो सकता है। अब एनिमल्स जो हैं वो अपनी बॉडी में वाटर और साल्ट को बचाना चाहते हैं। वाटर और साल्ट इन दोनों को आप बैलेंस करना चाहते हैं। तमाम एनिमल्स करते हैं, लेकिन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स भी इसी तरह से ये प्रोसेस अंजाम दे रहे हैं ऑस्मोरेगुलेशन का। अब किस तरह से करेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो एनिमल्स हैं हमारे पास ज़मीन पे रहने वाले, ये वाटर लॉस को बचाना चाहते हैं अपनी स्किन में से। जो इनकी इंटेगुमेंट लेयर है, जो इनकी स्किन है, स्किन में से वाटर ना जाए ये इसका ध्यान रखते हैं। अब स्किन में से वाटर कैसे जाएगा? जब इनकी बॉडी में से एक्सक्रीशन का प्रोसेस होगा, यानी जैसे मिसाल हमारी बॉडी में से पसीना वगैरह बनता है, तो कोशिश ये करेंगे कि ज़्यादा पसीना जो है हमारी बॉडी में से अगर बने, तो वाटर फिर भी हमारी बॉडी में बचा रह सके। या फिर जब साँस बाहर निकाली जाती है, ब्रीदिंग की जाती है, तो उस दौरान भी हमारे साँस के ज़रिए से वाटर वेपर्स बाहर जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने सर्दियों के अंदर इस चीज़ को नोट किया होगा कि हमारे साँस बाहर निकालने से हमारे मुँह में से धुआँ निकल रहा होता है। दरअसल ये हमारे वाटर वेपर्स हैं, जो कि गर्मियों में भी हमारी ब्रीदिंग के ज़रिए से बाहर जाते हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं देते क्योंकि उन वाटर वेपर्स के दरमियान में टेम्परेचर गर्म होने की वजह से फासला ज़्यादा हो जाता है। लेकिन जैसे सर्दियों में टेम्परेचर कम होता है, तो वो वाटर वेपर्स हमें दिखाई देते हैं। तो ये जब हम बाहर निकाल रहे हैं साँस को, ब्रीथ आउट कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी में से वाटर जा रहा है। पसीने में से भी वाटर जा रहा है, साँस के ज़रिए से भी वाटर जा रहा है। अब अगर हम इन एनिमल्स के बारे में बात करेंगे, तो इन्होंने अपने अंदर कुछ एडाप्टेशंस यानी कि चेंजेस लाए हुए हैं। उन चेंजेस का मकसद क्या है कि इन्होंने अपनी स्किन को इस तरह से बनाया हुआ है, अपनी बॉडी के कवर को इस तरह से बनाया हुआ है कि उसके में से वाटर लॉस नहीं हो सकता। उसमें सिर्फ कुछ सुराख हैं, जिन्हें हम जैसे स्वेट ग्लैंड कह रहे हैं, उनके अलावा उनकी स्किन वाटर प्रूफ है, जो वाटर के लॉस को बचाती है। उसके अलावा दूसरा ये है कि इनके पास एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है, लेकिन इस एक्सक्रीशन के अंदर तमाम इनकी बॉडी का वाटर नहीं चला जाता। और इसके अलावा इनके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, जो कि वाटर को बैलेंस करने का भी काम कर रहे होते हैं। तो इनके अंदर ये कुछ मैकेनिज़्म्स हैं जो वाटर के बैलेंस के हवाले से कारगर हैं। अब अगर हम इनमें डिटेल से देखेंगे कि इनके अंदर कौन-कौन सी चीज़ें हैं। अगर स्किन की बात करें, तो स्किन या तो उनके अलावा उनके पास एक और कवर होता है जिसे हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं। तो उनकी स्किन जो है वाटरप्रूफ होगी और वो बनी होती है एक प्रोटीन की, जिसका नाम है केराटिन प्रोटीन। केराटिन प्रोटीन इनकी बॉडी को वाटर लॉस होने से बचाता है। उसके अलावा इनका जो एक्सोस्केलेटन है, जो बाहरी कवर होगा, कुछ एनिमल्स के बाहर एक सख्त कवर मौजूद होता है जो एक्सोस्केलेटन कहलवाता है। अब इनका एक्सोस्केलेटन भी मुख्तलिफ केमिकल्स का बना हो सकता है। जैसे हम इंसेक्ट्स की बात करें, तो उनके अंदर काइटिन और दूसरा क्यूटिकल का बना हुआ एक सख्त एक्सोस्केलेटन मौजूद होता है जो वाटर लॉस को बचाता है। जैसे आप कॉकरोच को देखते हैं, तो उसकी बॉडी के बाहर एक सख्त कवर मौजूद होता है, ये इसका एक्सोस्केलेटन जो वाटर लॉस को बचा रहा है। कुछ एनिमल्स के पास व्हाइट कलर का हमें कवर देखने को मिलता है, जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ एक्सोस्केलेटन कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना सिर्फ उनकी बॉडी को हिफाज़त देती हैं कि कोई दुश्मन उन पर हमला ना कर सके, बल्कि वाटर लॉस को भी बचाती हैं। उसके अलावा इनके अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, ये नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट ऐसा होता है जिसे वाटर का अमाउंट बहुत कम चाहिए होता है। मिसाल के तौर पर अगर ज़मीन पर रहने वाले एनिमल्स अमोनिया को निकालें, तो अमोनिया का 1 ग्राम डिज़ोल्व होने के लिए आधा लीटर पानी रिक्वायर करता है। आधा लीटर पानी हम कहाँ से इतना अफ़ोर्ड कर पाते 1 ग्राम को डिज़ोल्व करने के लिए? तो ऐसा सब्सटेंस हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है जिसे डिज़ोल्व होने के लिए कम अमाउंट वाटर का रिक्वायर हो। उनमें यूरिया और दूसरे यूरिक एसिड हैं, ये नाइट्रोजनस वेस्ट हमारी बॉडी बनाती है, जिन्हें कम वाटर रिक्वायर होता है डिज़ोल्व करने के लिए। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे, दूसरा मैकेनिज़्म ये होता है कि हमारी किडनी इतनी कारगर होती है कि वो वाटर को रीअब्ज़ॉर्ब करती है। किडनी हमारी जो है बहुत ज़्यादा वाटर के अमाउंट को हासिल कर लेती है दोबारा से। मिसाल के तौर पर एक सिंपल एग्ज़ाम्पल मैं हर बार देता हूँ कि अगर हमारी बॉडी में पसीना ज़्यादा चला जाए, हमारी बॉडी में से वाटर ज़्यादा लॉस हो चुका है, तो हमें यूरिन भी गर्मियों के अंदर उस सूरत में कम आएगा। गर्मियों में यूरिन कम होता है क्योंकि उसकी वजह यही होती है कि वाटर हमारी बॉडी में से जा चुका है और किडनी हमारी चाहती है कि वाटर को दोबारा से रीअब्ज़ॉर्ब करे। उसके अलावा खाना जब तक हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में पड़ा रहेगा, तो वहाँ लार्ज इंटेस्टाइन में भी जो है वाटर की रीअब्ज़ॉर्प्शन होती रहती है। और अगर वाटर की रीअब्ज़ॉर्प्शन नहीं होती, तो उस दौरान बीमारी हो जाती है जिसे हम डायरिया कह रहे होते हैं। कुछ एनिमल्स हमारे पास मौजूद हैं, जैसे कि कैमल और कैंगरू रेट हो गया। इनके पास ये एबिलिटी होती है कि ये अपने फैट को ब्रेक डाउन कर सकते हैं वाटर के अंदर, ताकि जो है वाटर की कमी को ये पूरा कर सकें। मिसाल के तौर पर हम कहें कि कैमल जो है कई टाइम तक, एक लंबे वक़्त तक बगैर पानी के रह सकता है। असल में क्या है कि जो वो खाना खाता है, वो खाना उसकी बॉडी के ऊपर एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसे हम कहते हैं, वहाँ पर फैट की सूरत में जमा होता है और यही फैट वाटर में टूट रहा होता है,
मुख्तलिफ रिएक्शंस के दौरान वाटर पे टूटकर उन्हें वाटर की कमी जो है वो नहीं होती, वाटर उन्हें मिल रहा होता है। एक और तरीका यहाँ मौजूद है कि एनिमल्स वाटर लॉस को बचा रहे होते हैं टेम्पोरल काउंटर करंट एक्सचेंज से। टेम्पोरल काउंटर करंट एक्सचेंज क्या है कि इनकी जो नोज वाला एरिया होता है, नोज पे जो है गर्म हवा बाहर की दाखिल हो रही होती है। जब हम ब्रीथ करते हैं तो ब्रीदिंग के दौरान गर्म हवा हमारे नोज के जैसे दाखिल होती है। हमारी बॉडी नहीं चाहती कि गर्म हवा हमारी बॉडी में दाखिल हो, तो हमारी बॉडी उस सूरत में क्या करेगी, हमारी बॉडी चाहेगी कि गर्म हवा को ठंडा किया जाए, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर जो है हमारी बॉडी में से प्रोड्यूस होगा, काफ़ी ज़्यादा म्यूकस जो है वो हमारे नेज़ल कैविटी के साथ में जो है वॉल्स जो होती हैं वो मॉइस्ट होती है, नेज़ल कैविटी में नाक के अंदर की जो वॉल्स होती हैं वो गीली होती हैं। उन्हें और ज़्यादा गीला किया जाएगा ताकि हवा भी जो आए वो ठंडी और गीली होकर के हमारी बॉडी में अंदर पहुँचे। और इससे फ़ायदा हमारे पास ये होगा कि जब हम साँस बाहर निकालेंगे तो क्योंकि कहीं ज़्यादा पानी जो है वो हवा को ठंडा करने के लिए यूज़ हो चुका है, तो साँस बाहर निकालते हुए कम वाटर हमारी बॉडी में से लॉस होगा। तो काउंटर करंट एक्सचेंज जो है यानी हवा का हमारी बॉडी में दाखिल होना, उसे गर्म हवा को ठंडा करना, ये हमारे पास एक प्रोसेस है जो कि यूज़ हो रहा है वाटर लॉस को बचाने के लिए। एक और प्रोसेस हमारे पास मौजूद है जो लास्ट लाइन में आप देख सकते हैं, एनहाइड्रोबायोसिस। इस तरीके से भी कुछ एनिमल्स अपने अंदर वाटर की गैर मौजूदगी में ज़िंदा रहते हैं। इस एनहाइड्रोबायोसिस क्या होती है इसके बारे में यहाँ पर हमने अलग से लिखा हुआ है कि एनहाइड्रोबायोसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर ऑर्गेनिज़्म अपने आप को बिल्कुल ही ड्राई करता है और डोर्मेंट कर देता है। डोर्मेंट का मतलब है अपने आप को इनएक्टिव कर देता है। यानी कि वो बिल्कुल ही कोई काम नहीं कर रहा होता, बिल्कुल खुश्क हो जाएगा, कोई काम नहीं करेगा, तब तक जब तक कि वापस कंडीशंस फ़ेवरेबल नहीं हो जाती। यानी कि जब तक मुकम्मल दोबारा से वाटर नहीं आ सकता, तब तक ये अपने आप को खुश्क बना देगा, बिल्कुल इनएक्टिव बना देगा। अब ये किसके अंदर होगा? उन एनिमल्स में जिनको हम एक्सट्रीमोफाइल कह रहे हैं। यानी ऐसे एनिमल्स जो कि बिल्कुल ही वाटर की एब्सेंस में रहते हैं। ये डोर्मेंट हो जाएँगे, ड्राई हो जाएँगे, मेटाबॉलिकली ये जो है इनएक्टिव हो जाएँगे, लेकिन ये ज़िंदा रहेंगे, मरेंगे नहीं, डेड नहीं होंगे। जब इन्हें दोबारा से वाटर हासिल होगा, इनके सेल्स दोबारा से एक्टिव हो जाएँगी, बॉडी पार्ट्स दोबारा से काम करना शुरू कर जाएँगे और इस कंडीशन को हमने नाम दिया एनहाइड्रोबायोसिस, यानी इनका ड्राई हो जाना और दोबारा से एक्टिव हो जाना। इसे दूसरा क्रिप्टोबायोसिस और ओस्मोबायोसिस भी कहा जाता है। अब एग्ज़ाम्पल्स में नाम हम देख सकते हैं, नीमाटोड हो गए, ब्रांशिप्स हो गए, रोटिफर्स हो गए या टार्डीग्रेड हो गया। तो ये कुछ एनिमल्स हैं जिनका यहाँ पर नाम है। अब हम इन एग्ज़ाम्पल्स को देखते हैं कि ये कौन-सी एग्ज़ाम्पल्स हैं। यहाँ आप इस रोटिफर को देख रहे हैं, यहाँ पर भी मौजूद है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे टार्डीग्रेड के बारे में तो यहाँ पर इसे भी दिखाया हुआ है। उसके अलावा कुछ हमारे पास वर्म्स जो हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं। जैसे कि आप नीमाटोड्स को देख रहे हैं और उसके अलावा एक हमारे पास ये एनिमल मौजूद हैं। दूसरे हमने जैसे कि ज़िक्र किया कि ब्राइन श्रिम्प्स, तो ये ब्राइन श्रिम्प्स हैं जो कि इसी एनहाइड्रोबायोसिस प्रोसेस को अंजाम देते हैं। आपने एक फंजाई का नाम भी सुना है जिसको यीस्ट कहा जाता है, यूनिसेलुलर फंजाई, वो भी इसी प्रोसेस को अपनाती हैं एनहाइड्रोबायोसिस के बारे में। अब अगर हम देखते हैं कि टार्डीग्रेड जो है वो किस तरह से अपने आप को वाटर की गैर मौजूदगी में ज़िंदा रखता है, तो इसकी एक तस्वीर देखते हैं तो वहाँ से आपको ज़्यादा इसका समझ आ जाएगा। पहले तो इसे देखें, कितना मोटा-सा एनिमल हमें नज़र आ रहा है। दरअसल ये माइक्रोस्कोपिक एनिमल होता है, बहुत ही कम साइज़ का होता है। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ये एक हेल्दी है, जिसके अंदर वाटर मौजूद है। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे, इसने अपने आप को कितना ज़्यादा खुश्क बना दिया है। अब ये मर नहीं गया, ये डोर्मेंट है, यानी ये कोई काम नहीं कर रहा, इनएक्टिव हालत में मौजूद है। दोबारा से इसको पानी मिलेगा, तो दोबारा से ये अपने आप को ठीक कर देगा, दोबारा से अपने आप को एक्टिव कर देगा और फिर दोबारा से अपनी पुरानी शक्ल में आ जाएगा। तो ये पानी की लॉस में बिल्कुल ही ज़ीरो वाटर के अंदर अपने आप को इस तरह से सर्वाइव रखने में मदद कर रहे होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल और शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, ताकि मुझे भी ये मोटिवेशन मिलती रहे कि मैं आप लोगों के लिए ये वीडियोस बनाता रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।